नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन नॉलेज का प्रयोग कोई देश या कोई क्षेत्र मींस ग्रुप ऑफ नेशंस अपनी हेजमनी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे में कंसेप्ट निकल कर आता है यूरोसेंट्रिज्म, यानी कि ये कहा जाता है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आप देखें, अगर आप अपनी बुक्स याद हो आपको एनसीईआरटीज एंड मेनी अदर्स, तो आप देखते हैं कि अच्छा ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड, जहां पर आज हम ग्रीस देखते हैं। कितने सारे कंसेप्ट्स में आप देखते हैं अच्छा इनका जो ओरिजिन है वो यूरोप में हुआ था, उसको हम कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म। कभी कभी पढ़ के आपको ऐसा लगता होगा कि यार हमने तो सारा ज्ञान ही शायद यूरोप से ही लिया है, राइट। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम जो पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं मीन्स थियरी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम यूरोसेंट्रिक विजन देखते हैं। ऐसा लगता है कि अच्छा यही एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वही तरीके पढ़ाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पर भी जो तौर तरीके हैं उसमें आप यूरोपियन स्कॉलर्स थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यह है यूरोसेंट्रिज्म। मैंने आपसे कहा कि नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें जहां से सीखने के लिए मिले हमें वहां से सीखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसको इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म की तरह यूज किया जाता है, यानी कि आपको बताया जाता है कि जो आपके पास तो कुछ था ही नहीं इस विषय में, जो भी है ये तो ऑरिजिनेट ही यूरोप में हुआ है। तो एक तरीके से आप अपने बारे में भी जो जानते हैं वो यूरोपियन पावर्स के दिए गए लेंसेज से जानते हैं, राइट। तो अब यूरोपियन आइडिया जो है वो कहता है इंडिया लैक्ड स्ट्रेटेजिक कल्चर। जैसे कि आज जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि यस वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, और उसको हम एक नेगेटिव कंटेक्स्ट में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हम यूज करते हैं वर्ड गुलाम, लेकिन अगर आप ब्रिटिश थॉट को पढ़ेंगे, ब्रिटिश स्कॉलर्स को जानेंगे, तो एक्चुअल में वो हमको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे गुलाम थे, क्योंकि गुलाम स्लेव वर्ड जो है वो एक्चुअली डिफाइन करता है जहां पर आप खरीदते हैं बेचते हैं किसी व्यक्ति को। वो कहेंगे एक्चुअली वी वर ऑन सिविलाइजिंग मिशन, एक्चुअली वी वर मॉडर्नाइजिंग इंडिया, राइट। तो ऐसी बातें इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इंडिया में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था। स्ट्रेटेजिक कल्चर का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिस तरीके से काम करते हैं या प्रशासन की जो महीनताएं हैं मींस न्यूएंसेस हैं, जो बारीकियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे में आपको यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ना चाहिए, यूरोपियन टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि इंडिया में अगर आप एंशिएंट मिडाइवल टेक्स्ट को जाने जो यहाँ ऑरिजिनेट हुए तो दे वर एक्चुअली मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी कि यहाँ तो आध्यात्मिक धार्मिक टेक्स्ट बने हैं, उसमें कुछ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली कोई इंसाइट मिलती नहीं है। उनका कहना है डिफरेंट टेक्स्ट को देखिए, यहां तो धर्म की ही बातें होती आई हैं। और हम सोचते हैं कि हाँ, फिर हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, हम सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ते हैं और उनकी बुक की बात करते हैं, अच्छा ये रिपब्लिक थी, स्टेट्समैन थी, लॉज थी, द प्रिंस थी, तो हमें लगता है अच्छा इन्होंने तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन पर बात की है, उसमें आने वाली चुनौतियों पर बात की और उसके सॉल्यूशंस दिए, यानी कि इस बुक को हम पढ़ेंगे तो हाँ वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। लेकिन इंडिया में जो हम बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पुरानी बुक्स में धर्म, कहानियाँ, पुराण ये ज़्यादा है, यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट तो मिलती नहीं है। तो ऐसे में काउंटर ये आता है, देखिए किसी भी समय में और किसी भी ज्योग्राफी में किस तरीके से सोचा जाता है समस्याओं के प्रति, वो एक्चुअली डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जो अनुभव है धर्म के साथ वो बुरा था, क्योंकि अब अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री देखो यूरोप की तो आप देखते हैं उसको कहते हैं हम डार्क एज ऑफ यूरोप। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट एंगल्स में इंटरवीन करती थी। तो कई बार ऐसा होता था जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे डिसीजन भी लेना चाहता था वो नहीं ले पाता था ड्यू टू सम सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सम रिलीजियस यू कैन से इंपॉर्टेंट पोजीशन जो लोग वहां पर थे। अब मुद्दे की बात यह है, ऐसे में उन्होंने कहा कि यस आवर सिस्टम शुड हैव क्लियर डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। कोई आपस में मेल नहीं। अगर कुछ हम कंसर्न बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के तो केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, वहां पर धार्मिक इंसाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव ये था, इंटरवेंशन वाला था, नेगेटिव था। लेकिन अगर आप इंडिया के इतिहास की बात करें, उसको जानेंगे तो हम देखते हैं कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन वर गोइंग हैंड इन हैंड। माना जाता था कि इसको आपको साथ में लेकर चलना चाहिए, यह जरूरी है। लेटर फेज में
एंशिएंट फेज में हमने चाणक्य की बात करें तो चाणक्य कहते थे राजा के लिए धर्म को फॉलो करना जरूरी है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब कोई रीति रिवाज केवल ये नहीं होता। धर्म शब्द का जो ब्रॉड मीनिंग है वो ये है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर आप राजा हैं तो आपका एक कर्तव्य है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, हम सब अपना काम करते हैं तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपना काम बेस्ट करें। तो ऐसे में धर्म का ब्रॉड मीनिंग वो था, और हम ऐसे ही करें जो हमारा कर्तव्य उससे भटके ना, इसके लिए कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताए जाते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे पाप माना जाएगा, इसका आपको ये नुकसान होगा। तो एक्चुअली दीज थिंग्स वर क्रिएटेड सो दैट वी कैन एक्चुअली डू आवर वर्क इन अ बेटर वे, सो दैट आवर सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ बेटर वे। तो इस वजह से ऐसी चीजें बनाई गई थी। तो इसी वजह से हम देखते थे कि राजा राज करेगा, उसकी लेजिटिमेसी में धर्म का प्रयोग होता था। हमने वेस्ट में भी ये चीजें देखी, लेकिन वेस्ट में हमने नेगेटिव आउटकम देखे और ईस्ट में हमने देखा कि इसका एक पॉजिटिव आउटकम था। तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट भी बने तो उसमें भी हमने एक स्पिरिचुअल टिल्ट देखा। अब ये कहना कि स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था, तो फिर आप एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र को देखिए। तो अर्थशास्त्र में तो जो स्टेट क्राफ्ट की इंट्रिकेसीज हैं, यानी कि प्रशासन में जो आपको समस्याएं आने वाली हैं, इवन करप्शन जो आज भी एक प्रॉब्लम है, चाणक्य के लिए भी वहां पर एक प्रॉब्लम थी, तो उस पर भी उन्होंने बातें की हैं। और केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये बताया कि इतने तरह के करप्शन होंगे, इतनी तरह की प्रॉब्लम आएंगी और ऐसे में आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे। चाणक्य ने उस समय मंडल सिद्धांत दिया। और तो वो क्या बता रहे थे, वो यही तो बता रहे थे कि जब आप पावर होते हो तो आपको ये चैलेंजेस आसपास देखने पड़ेंगे, हाउ यू हैव टू एक्चुअली डिसाइड योर पॉलिसी विद योर नेबर। तो जब हमारे अर्थशास्त्र में ये सब है तो हाउ कैन दे से कि एक्चुअली स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। तो एक्चुअली व्हाई दे से दैट, कौटिल्य अर्थशास्त्र बात करता है रियलिस्ट थॉट की। रियलिस्ट का मतलब होता है कि हम वास्तविकता की बात करते हैं कि ये ऐसा है। ये कहा जाता है कि इंडिया में तो ज्यादातर हम आइडियलिस्ट थॉट देखते हैं, कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इवन वेस्ट के कितने सारे थिंकर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, दिस थिंग शुड बी टेकन फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम इंडिया। लेकिन इंडिया से केवल आप स्पिरिचुअलिटी एंड आइडियलिज्म ही नहीं, आप रियलिज्म भी ले सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। रियलिज्म का मतलब होता है ये चीजें ऐसे हैं, हम उसकी बात नहीं करें क्या होना चाहिए, इन चीजों को ऐसे ही देखते हैं और इसमें ही समाधान ढूंढने की बात करते हैं। इसी को आज हम एलेबरेट करेंगे, आपको बहुत ही आराम से हर चीज समझ में आ जाएगी। बेडरॉक एजम्पशन जो रियलिज्म का बाद में बना यूरोप का मॉडर्न पीरियड में, एक्चुअली उसमें अगर हम उसके तथ्यों की बात करें तो हम देखेंगे कि एक्चुअली वहां तो उन कंसर्न के बारे में पहली चाणक्य बात कर चुके थे, उसको हम डिटेल में भी समझेंगे। यूरोसेंट्रिज्म अब हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये स्पेशो टेम्पोरल बाइनरी है। ये शब्द मैंने जानबूझकर यहां पर लिखा है जिससे कि आप इसको टफ ना समझे, समझ जाएं। स्पेशो टेम्पोरल मतलब ये है कि मैंने क्या कहा कि ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं पर भी आ सकता है और हम सबके काम का हो सकता है, राइट। तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। मुद्दा यह जब उसको इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म की तरह यूज किया जाए, उसको ऐसे यूज किया जाए कि जहां पर भी दुनिया में आप जाएं तो आपको लगे कि एक्चुअली जब भी प्रोग्रेसिव नैरेटिव की बात हो तो यह माना जाए कि यूरोप वॉज ऑलवेज अहेड, ये माना जाए। तो बाइनरी का मतलब होता है कि जब भी आप कंपेयर करोगे वेस्ट को तो वेस्ट कहेगा ये जो आइडिया है ना ये वेस्ट का है, वेस्ट से इमर्ज हुआ है, नॉन वेस्ट में ये नहीं था, गैर पश्चिमी देशों में नहीं था। तो ऐसे में यूरोप ऑलवेज अहेड इन द स्टोरी, एक ऐसी परिकल्पना हमारी बन जाती है। तो इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म इस वजह से हम इसको कह रहे हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया हमने पढ़ लिया तो इसमें दिक्कत क्या है। एक्चुअली ये जिस तरीके से काम करता है उस पर कई बार हमारी नजर नहीं जाती, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ये मानोगे कि वेस्ट इज देयर एंड यू आर समवेयर हियर, तो आप उस मेंटेलिटी से ही कनेक्ट करोगे, वेदर यू आर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने पास जो अच्छी इंसाइट्स हो सकती हैं आपके इतिहास में, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे। आप वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी वेस्ट में ही देखोगे, ईस्ट के जो समाधान हो सकते हैं उन पर आपकी नजर ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो आइडियल उन्हें मान बैठे हो। तो एक्चुअली ये बहुत गहरी बात है, इसको हमें समझना होगा। आज हम उसी अध्याय में बात करेंगे मैकियावेली की। कारण मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है कि मैकियावेली वाज द फर्स्ट यू कैन से थिंकर, यू कैन से फाउंडर ऑफ रियलिस्ट पॉलिटिकल थॉट। हालांकि हम कहते हैं कि ऐसी बात सही नहीं है। मैकियावेली ने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी, हमारे उन इंसाइट्स को सीखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, साथ में लास्ट में कंपेयर करेंगे चाणक्य से, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि हाँ देखो ये सिमिलैरिटीज भी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा
कि चाणक्य थे वो इंडियन मैकियावेली थे। तो उस पर रुपिंदर कौर स्कॉलर वो रिप्लाई देती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? द रीजन इज कि मैकियावेली तो मॉडर्न टाइम में आए, इट वॉज अ जंक्चर ऑफ मिडावल एंड मॉडर्न, लेकिन चाणक्य तो एंशिएंट टाइम में थे, तो चाणक्य ने तो पहले इनसाइट्स दे दी थी। तो कायदे में तो मैकियावेली के आइडियाज बाद में आए, रियलिज्म वाले, जिसको हम समझेंगे कि रियलिज्म होता क्या है अभी डिटेल में। तो कायदे में मैकियावेली को कहा जाना चाहिए अच्छा ये जो है इटालियन चाणक्य हैं, क्योंकि इटली, जहां पर आज इटली है, तो वहां पर एक सिटी स्टेट होती थी फ्लोरेंस, वहां के डिप्लोमेट थे। जैसे कि आप में से कई लोग अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना, तो इसी तरीके से फ्लोरेंस के ये डिप्लोमेट थे। बाद में वहां पर तख्ता पलट हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया, कहा गया कि आप इससे पहले वाले जो शासक थे उनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने देश का नुकसान किया है। तो मैकियावेली देख रहे थे कि फ्लोरेंस में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ग्रीडीनेस है, और लोग अपने ही देश का नुकसान, अपनी मतलब जो प्रशासन व्यवस्था है उसका नुकसान करने पर तुले हुए हैं। ऐसे मैकियावेली ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, ध्यान रखिएगा, हम जहां से भी जो सीखने के लिए मिलेगा हमें वो सीखना है, राइट, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होती, राइट। मैकियावेली को एनालाइज करेंगे, इनके जो इनसाइट्स हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे डिफरेंस को। पहले दूसरे को वैसे समझो उसकी लाइफ में जाके कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा, राइट। क्या उन्होंने डायरेक्ट चाणक्य को पढ़ा था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई भी क्रेडिबल फैक्ट्स ये नहीं कहते। यानी ऐसा हो सकता है ना, चाणक्य ने एंशिएंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स देखी उसका सॉल्यूशन उनके अंदर इमर्ज हुआ, अर्थशास्त्र आया। इन्होंने अपने लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स देखी, अपने समय की, अपने देश की, इन्होंने अपने सॉल्यूशंस दिए। जैसे मैकियावेली जिस समय में जी रहे थे, मैंने कहा करप्शन, देयर वाज लॉट ऑफ कैओस। मैकियावेली चाहते थे कि फ्लोरेंस, नेपल्स, आसपास के जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे जहां पर कल्चर एक जैसा था, वो मिलकर एक संगठित राष्ट्र बना लें। तो अब मुझे बताइए, ऐसा ही कुछ कंसर्न चाणक्य का था कि नहीं? वो देख रहे थे नंद डायनेस्टी, वो देख रहे थे कि वहां से सेंट्रल एशिया की तरफ से इन्वेजन होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। तो वो चाहते थे कि अगर एक संगठित साम्राज्य होगा इस क्षेत्र में, आर्यव्रत क्षेत्र में, तो ऐसे में सुरक्षित हो पाएगा। और सुरक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई है कि नहीं भाई? जब सुरक्षित रहेंगे बॉर्डर्स, तभी तो व्यापार बढ़ेगा, तभी तो कृषि बढ़ेगी, तभी तो समृद्धि आएगी। बार बार लुटेरे आते रहेंगे, बार बार प्लंडरिंग होती रहेगी, तो कहां से समृद्ध बनोगे, है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ कंसर्न मैकियावेली का था, राइट। अब डिफरेंस देखिए क्या था। मैकियावेली के लाइफ में वहां पर समस्या ये थी कि मैकियावेली जब यूनिफिकेशन की बात करते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती थी चर्च के ऑफिशियल्स को होती थी, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग सिटी स्टेट में चर्च के अलग ऑफिशियल्स थे, उनकी पावर थी। उनको लग रहा था कि अगर यूनिफाई हो गया, एक ही देश बन गया, तो हमारी जो पावर इस एरिया में वो कहीं डिमिनिश हो जाएगी। तो ऐसे मैकियावेली का अनुभव खराब था धर्म को लेकर। वो चाहते थे कि भाई प्रशासन में और धर्म में बिल्कुल अलग होना चाहिए। धर्म प्राइवेट स्फेयर में होना चाहिए और पब्लिक स्फेयर में होना चाहिए। जो लॉज बनने हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनने हैं, नेशन को स्ट्रांग करने के लिए बनने हैं। तो इनका कहना था कि देखिए कंसर्न एक ही होना चाहिए, पावर को कैसे एक्वायर करो, मेंटेन करो, एक्सपेंड करो। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही कुछ चाणक्य का कभी कहना था। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हो ना, तो इट मींस आप वैनिश हो जाओगे जल्दी ही। ये फैक्ट है। इफ यू आर नॉट एक्सपेंडिंग देन समवन इज गोइंग टू एक्सपेंड ओवर यू। अब मुझे बताइए, ये तो आप इकोनॉमी में भी देख लीजिए। अगर आप कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं ला रहे हो, तो आप क्या टिक पाएंगे? क्या नहीं ना। सोशल मीडिया में देख लीजिए, कभी ऑर्कुट होती थी, कौन याद करता है। फेसबुक चल रही है, ड्विंडलिंग होती रहती है, इंस्टाग्राम चल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नया चेंज आप देखते रहते हैं, राइट। उन्हें भी डर लग रहता है कुछ नया कंसेप्ट ना आ जाए। तो ये इकोनॉमी में भी लागू होता है, पॉलिटिक्स में भी लागू होता है। यू हैव टू गैदर पावर, स्टेबलाइज इट एंड यू हैव टू एक्सपेंड इट। और ऐसा ही कंसर्न वहां भी था। उनको रियलिस्ट कहा जाता है, कारण इनका कहना था कि देखो, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति का मतलब है शक्ति को पाना है, और शक्ति संघर्ष से मिलेगी। जबकि जो आदर्शवादी होते हैं ना, उनका कहना होता है राजनीति स्ट्रगल फॉर पावर नहीं है, राजनीति तो सेवा के लिए है। जितनी सेवा जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से करो, पद की इच्छा ना करो। मैकियावेली कहते थे क्यों ना करो पद की इच्छा? आप नहीं करोगे पद की इच्छा, कोई और करेगा, कोई ऐसा करेगा जो उस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर लेगा। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप चाहते हो देश का भला, तो पद की इच्छा करो। और ऐसा ही कुछ चाणक्य के अंदर भी इंसाइट्स मिलती है। चाणक्य वाज सर्चिंग।
चंद्रगुप्त मौर्य मिले और उसके बाद हमने देखा मौर्य साम्राज्य की स्थापना, क्योंकि चाणक्य ने कहा डिजर्व करते हो, नर्चर करो स्किल्स को और पावर को पाओ, दिस शुड बी योर ड्यूटी, राइट। पावर केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए। और ऐसा ही मैकियावेली का था। मैकियावेली कह रहे थे, हालांकि एक डिफरेंस है यहां पर, मैकियावेली प्रिंस को ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो यूनिफाई कर देगा, शक्तिशाली बना देगा इस इटालियन क्षेत्र को। उन्होंने बुक भी लिखी द प्रिंस, और कहा जाता है कि वो एक्चुअली ये बुक मैसेज दे रहे थे इस बुक के थ्रू उस समय के मेडिसी फैमिली के लॉरेंजो द मेडिसी को। वो मानकर चल रहे थे कि लॉरेंजो द मेडिसी जो व्यक्ति था वो बैंकर फैमिली से था, पैसे की कमी नहीं थी, यूरोप के अलग अलग देशों में उनके बैंक थे, प्लस वो भला चाहता था, फ्लोरेंस का मजबूत करना चाहता था, और वो पॉलिटिक्स में भी था। तो उनको लगता था कि लॉरेंजो द मेडिसी अगर सीख ले मैकियावेली से तो एक्चुअली वो ताकत को पा सकता है और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो इनको तो एक्चुअली लॉरेंजो द मेडिसी मिला नहीं, राइट, मतलब इनकी वैसी बातें सुनी नहीं। लेकिन चाणक्य को अपना प्रिंस मिल गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने जो लिखा, चाणक्य ने उसका क्रियान्वयन कराया, मींस उसका इंप्लीमेंटेशन कराया। मैकियावेली ने जो लिखा वो अपने लाइफ में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करा पाए। हालांकि जो इनके आइडियाज हैं बाद में यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट का बेस बने, बेस अजम्पशन बने कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी, प्रशासन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुनिया के अलग अलग कोने में इन आइडियाज का प्रयोग किया जाता है। इनका कहना था मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, मानव प्रकृति से ही वो अपने बारे में सोचता है। अब एक खास बात यह है, इन्होंने कहा अपने बारे में सोचना कोई पाप नहीं है। अब समझिएगा रियलिज्म होता क्या है। इसी बात को अगर आप में से कोई आदर्शवादी है वो ऐसे समझेगा मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, अपने बारे में सोचते हैं, धोखेबाज कितना भी कर लो अपने बारे में सोचना है इनको। तो आप आदर्शवादी हो क्यों? क्योंकि आप उनको बदलना चाहते हो, आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं भाई ये सच है, ये हकीकत है। अगर ये पेन व्हाइट है और मैं दुआ करने लग जाऊं कि नहीं नहीं ब्लैक हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक थोड़ा ना हो जाएगा। तो मैकियावेली आदर्शवादियों कह रहे आपकी इच्छाएं कुछ ऐसी ही हैं। उनका कहना है प्रकृति ने ऐसा ही बनाया मानव को, और यही तो रियलिज्म है। रियलिटी को वैसे देखो जैसे रियलिटी है, तभी आप कुछ बेस्ट कर पाओगे। अगर रियलिटी को देख रहे हो और कह रहे हो नहीं बदल जाए हालात, नहीं कुछ आदर्शवाद हो जाए, तो मैकियावेली कह रहे हैं पागल हो आप, कुछ नहीं होना जाना, समय खराब कर रहे हो, देश को कमजोर कर रहे हो। मैकियावेली कह रहे हैं देखो किस तरीके से राजनीति काम करती है, लोग हैं ऐसे, उसी से अब समाधान निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने मान लिया लोग ऐसे ही हैं, तो जाहिर सी बात है आपके तौर तरीके भी अब रियलिज्म वाले होंगे, और वो तौर तरीके हम मैकियावेली और चाणक्य में कॉमन देखते हैं। जरा देखिए यहां पर दिस सेल्फिश मैनिफेस्ट्स। और क्यों आती है ये सेल्फिशनेस? मैकियावेली कहते हैं भाई सबसे प्यारा लोगों को क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको सबसे प्यारा क्या है, क्या नाम बताएंगे आप? सब अपना अपना सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना नाम बताना चाहिए। हकीकत यह है, राइट, यानी कि सबसे पहले यू वांट कि यू शुड बी प्रिजर्व्ड, राइट। आप सबसे पहले अपने आप को बचाओगे ना। तो मैकियावेली कहते हैं भाई ये प्रकृति है, जब भी जान पर बात आएगी व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को बचाता है। यह हकीकत है। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट यह हकीकत है, राइट। तो ऐसे में व्यक्ति स्वार्थी है, और स्वार्थ के आधार पर ही अब कुछ निकालना पड़ेगा तरीका। व्यक्ति स्वार्थी है तो व्यक्ति चाहता है शक्ति। तो मैकियावेली कहते हैं व्यक्ति शक्ति क्यों चाहता है? सबसे पहले तो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, और फिर अपने प्लेजर्स को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि शक्ति से आप भौतिक जगत, मैटेरियल जो प्लेजर्स हैं उनको पा सकते हो। दैट इज व्हाई यू नीड पावर। ये बात कर रहे थे मैकियावेली। और चाणक्य में भी हमें ये बात दिखती है। चाणक्य कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये नीति ध्यान रखो, क्योंकि लोग जो है जब उनको लगेगा कानून तोड़ने से उनका फायदा है तो वो तोड़ेंगे। जब उनको लगेगा टैक्स ना देकर अपना पैसा बचाकर लग्जरीज में जाना है, चाहे देश को टैक्स ना दो, चाहे देश की व्यवस्था चरमरा जाए, तो लोग ऐसा करेंगे। तो मैकियावेली और चाणक्य दोनों के इनसाइट्स यहां पर सेम दिखते हैं। पावर मीन्स फ्रीडम। जब शक्ति आती है, शक्ति से आपके पास आती है चॉइसेस, कि आप अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास पावर नहीं है तो अपनी मर्जी से आप चीजें नहीं कर सकते हो। अब देखिए ये था वो इटली वाला एरिया। यहां पर आपको दिखता है फ्लोरेंस, यहां से थे मैकियावेली, राइट। तो देखिए कितना गैप है। यहां पर हम हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर, राइट, इस वाले एरिया में, और इधर चाणक्य थे। समय बिल्कुल अलग है। ये मिडाइवल मॉडर्न के जंक्चर पे है 1494, और चाणक्य थे एंशिएंट टाइम में, राइट। और यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर पैपल स्टेट्स, फ्लोरेंस, यहां पर आपको दिख रहा है
सैन मैरिना, यहां पर दिख रहा है आपको मिलान, तो इन सबको यूनिफाई करके वो इटली बनाना चाहते थे, मतलब एक राज्य बनाना चाहते थे, क्योंकि सिचुएशन बड़ी वहां पर खराब थी, कमजोर हो गया था। सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इटली एंड रिस्टोरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेरिटी, क्योंकि कहा कि अभी आपको बता देना, सुरक्षा होगी तभी तो समृद्धि आएगी, नहीं तो कोई भी अटैक करेगा कमजोर बनाता रहेगा। यूनिफिकेशन ऑफ द एंटायर कंट्री अंडर वन नेशनल मोनार्क, एक मोनार्क होना चाहिए पूरे राष्ट्र पर। अब कुछ सोचिए, चाणक्य भी तो ये कह रहे थे, एक साम्राज्य होगा, एक सम्राट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको उन्होंने तैयार किया था। नाउ साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इनका कहना था फिलॉसफी जो बताती है आपको कि कैसे चीजें चलती हैं, कैसे चीजें होना चाहिए। उन्होंने कहा राजा को साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं राजा को राज किस पर करना है, लोगों पर करना है, तो लोग किस तरीके से सोचते हैं यह पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, साइकोलॉजी मतलब बेसिक साइकोलॉजी यू शुड नो, और ऐसा नहीं कोई किताब पढ़कर आने वाली है, कहीं चीजें आप ऑब्जर्व कर सीख जाते हो, है कि नहीं। तो दिस इज नेसेसरी फॉर अ किंग, दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंस, और इसी में वो बता रहे थे क्या क्या चैलेंजेस रूल करने में आते हैं, उसके क्या सोल्यूशन होने चाहिए। अब जरा आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। इन्होंने कहा कि देखो, किसी भी राजा के लिए जरूरी है कि वो सरकार चलाने की कला को जाने, क्या क्या समस्याएं आएंगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसको जाने। इनका कहना था अपनी बुक द प्रिंस में कि वर्ल्ड इज ब्रूटिश माय फ्रेंड, जो दुनिया है ये केवल अपने बारे में सोचती है। अगर आप इस दुनिया का भाग और आप रूल कर रहे हैं एक देश को, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी मदद करने यूएस आएगा जब चाइना तुम पर अटैक कर देगा। यूएस सोचेगा मेरा कितना नुकसान कितना फायदा। अगर यूएस का नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम, तो यूएस कहेगा होने दो, एशिया में दो पावर हैं, आपस में डिवाइड होंगी, आपस में लड़ेंगी, कमजोर हो जाएंगी, हमारी हेजेमनी बनी रहेगी। तो वो कह रहे हैं इस वजह से शक्ति तभी आएगी जब आप अपने आप को मजबूत करोगे, तो यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। आज की इंडिया में हम कौटिल्यन रियलिज्म का एप्लीकेशन देखते हैं, चाहे वो स्टेट क्राफ्ट हो और चाहे हमारी पॉलिटिक्स हो, वाइल मैनेजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस। जैसे कि कहा जाता है, मिस्टर एस जयशंकर कितनी बार इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग यूक्रेन रशिया क्राइसिस एज वेल, कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की अपनी है, यानी कि वेस्ट क्या चाहता है हमसे, रशिया के साथ रिलेशन रखें, हम वैसे नहीं रखेंगे, क्योंकि यूरोप हमसे पूछ कर रिलेशन बनाता है क्या, नहीं ना। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ जाता है और इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है क्रूड ऑयल को लेकर, क्या यूरोप हमें बचाने आता है, यूरोप पैसा देता है, नहीं। यूरोप तो कहता है उधार लोगे तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, राइट। तो हम ऐसे मौके को हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ना। और कमिटमेंट इज टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, आवर कमिटमेंट इज टुवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लेकिन देश के लिए जो अच्छा होगा वो करना होगा। तो ऐसे ही इंसाइट्स हमें चाणक्य एंड मैकियावेली में यहां से देखने के लिए मिल रहे हैं। नाउ उनका कहना है राजा में ये बहुत खास बात होनी चाहिए कि वो लायन जैसा करेज रखे और फॉक्स जैसी कनिंगनेस रखे। अगर आप केवल ऐसे हैं कि आप अपनी एक इमेज में बंधे हुए हैं कि भाई मैं तो बहुत कल्याणकारी व्यक्ति हूं, मैं शांतिप्रद व्यक्ति हूं, मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकता, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं किसी वायलेंस मैं तो करता ही नहीं, वायलेंस तो मैं बहुत दूर हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मतलब आभा मंडल में केवल जो है पीस प्रोस्पेरिटी है। तो ऐसे मैकियावेली कह रहे हैं तुम अपनी इमेज में राजा हो, वास्तव में तुम प्रजा का नुकसान करने का कारक बनोगे। मैकियावेली कह रहे हैं तुम कह रहे हो शांति के प्रतीक बनोगे। मैकियावेली कह रहे हैं भाई शांति के लिए भी वायलेंस जरूरी होती है, यह हकीकत है दुनिया की। आप कह रहे हो आप किसी के साथ वायलेंस नहीं करोगे। मैकियावेली कह रहे हैं तुम्हें यह कहना चाहिए वायलेंस नहीं करोगे देश हित के खिलाफ, मतलब ऐसा कोई वायलेंस नहीं करोगे जो जिसमें देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, यह कहना ठीक है। लेकिन जो देश का नुकसान करने पर तुले हुए हैं, बाहर से अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे वायलेंस नहीं करोगे, करना पड़ेगा वायलेंस, राइट। दिस इज व्हाट मैकियावेली इज सेइंग। मैकियावेली इज सेइंग क्योंकि दूसरे को अगर वायलेंस करने से फायदा होगा तो दूसरा करेगा। वो आपके इमेज, अपने बारे में क्या है, दुनिया में क्या है, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, यह हकीकत है। तो ऐसे व्यक्ति से बेहतर है वैसा व्यक्ति होना जो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट करे कि भाई वी शुड हैव जेनरोसिटी, वी शुड हैव पीस, कमिटमेंट टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कई बार अगर वायलेंस की जरूरत है तो वायलेंस किया जाएगा। दिस शुड बी द वे, क्योंकि उनका कहना है कि देखो आम आदमी की जो मोरालिटी है और जो रूलिंग क्लास की मोरालिटी है उसमें डिफरेंस है। आम आदमी को ये बात नहीं सिखा सकते आप
कि भाई जब भी तुम्हारा इंटरेस्ट खतरे में आए तो निकाल लेना पिस्टल। नहीं नहीं, आम आदमी को ऐसा नहीं सिखा सकते, क्योंकि आम आदमी ऐसा करने लग गया तो लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाएगा, कैओस आ जाएगा। ये काम केवल जो राजा है, जो रूलिंग क्लास है, उसके पास होना चाहिए, जो देश के लिए काम कर रहा है। क्योंकि आप अपने हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए, वो कह रहे हैं अपने हित के लिए नहीं ये करोगे, देश हित के लिए। और वो कह रहे हैं देखो फॉक्स जैसे करेंगनेस इसलिए जरूरी है, उनका कहना है क्योंकि दुनिया में हर समय कोई ना कोई ट्रैप तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ मतलब देश के खिलाफ। जब तुम पोजीशन पे हो तो हो सकता है दूसरे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तो फॉक्स जैसी करेंगनेस होगी तो तुम समझ पाओगे समय से पहले क्या चल रहा है। तो फॉक्स जैसी कनिंगनेस होनी चाहिए। लायन जैसा करेज होना चाहिए, जिससे कि कठोर फैसले लेने से पहले आप में झिझक ना हो, तभी जाकर तुम राजा बनने के लिए फिट हो। तो ये कह रहे हैं कनिंगनेस और जो लायन जैसा करेज, दोनों का मिक्सचर राजा में होना चाहिए, तभी जाकर एक्चुअली यू आर गोइंग टू स्टेबलाइज एंड यू आर गोइंग टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर द पब्लिक। ही लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। कैसे? क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में हम देखते हैं पावर पॉलिटिक्स इज क्रूशियल, नेशन स्टेट का कंसेप्ट इज क्रूशियल। क्योंकि हम आसपास क्या देखते हैं, यूएस जो है इंटरवीन करता है इराक में, इंटरवीन करता है अफगानिस्तान में कि डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, लेकिन यूएस कमिटेड क्यों है इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए, नॉट इन सऊदी अरब? सऊदी अरब में डेमोक्रेसी के लिए क्यों कमिटमेंट क्यों नहीं है? वो मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ एक्शन लेता है कि डिक्टेटरशिप को हटाकर हमें लोकतंत्र लाना है, लेकिन क्या डिक्टेटरशिप केवल मोहम्मद गद्दाफी डिक्टेटर थे? क्या केवल सद्दाम हुसैन डिक्टेटर थे? नहीं नहीं, दुनिया के कई इलाकों में ऐसा चलता है। वो कहता है देयर शुड बी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। जैसे यूएस के कुछ स्कॉलर्स हैं, तो जैसे वो कहते हैं डेमोक्रेटिक पीस थियरी, उनका कहना है कि देखो दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र होगा वहां वहां शांति आएगी। तो अगर यूएस अपनी फोर्सेस कहीं पर भेजता है लोकतंत्र की स्थापना के लिए और वहां के डिक्टेटर के खात्मे के लिए, जैसे सीरिया में सपोर्ट करता है बशर असद के खिलाफ रेबेल फोर्सेस को कि वहां पर लोकतंत्र लाना है, तो ऐसे में वो कहा जाता है एक्चुअली ये भी एक अपने वर्चस्व को बनाए रखने की थ्योरी है कि दुनिया को ये बताओ कि अगर तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है ना वेस्ट जैसा, तो एक्चुअली तुम कुछ कम हो। लेकिन ये भी सेलेक्टिवली यूज करता है, कारण क्योंकि थ्योरी यूज की जाती है अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। मोहम्मद गद्दाफी वाज नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस। मोहम्मद गद्दाफी कह रहे थे ओपेक कंट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, की भाई वेस्ट के हिसाब से ऑयल प्राइस डिसाइड नहीं होगा, हमारे प्रॉफिट के हिसाब से होगा। सद्दाम हुसैन वाज एक्टिंग अगेंस्ट द यूएस इंटरेस्ट, तो यूएस ने कहा तो लोकतंत्र लाना पड़ेगा, यहाँ तो शांति स्थापित करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी दुनिया की हम पर ही है, राइट? तो ऐसे में इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर पॉलिटिक्स है। शक्ति के लिए राजनीति में आप इन थ्योरीज का इस्तेमाल करते हो, शांति के लिए जरूरी है, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वहां पर डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट करके देखो, लेकिन वहां की जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेसी के लिए अभी तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट हो सकता है फेल हो जाए, राइट? नाउ प्रोमिनेंट आइडियाज देखते हैं। एडवाइस, अब इन्होंने क्या एडवाइस दी प्रिंस को, क्योंकि प्रिंस जो बुक है उसमें बेसिकली एडवाइसेस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समझो कि राजनीति कैसे काम करती है दुनिया में। तो इनका अपना अनुभव था, डिप्लोमेट रहने के दौरान ये अलग अलग राज्यों में गए और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की जो रूलिंग क्लास है, उनके साथ उठना बैठना था, उनके सोच विचार को समझा, तो उन इंसाइट्स को ये इसमें बुक में डाल रहे थे। इन्होंने कहा मैन इज सेल्फिश कावर्ड। इन्होंने कहा कि देखो लोगों का इस्तेमाल ऐसे ही करो, अगर मैन सेल्फिश है तो जाहिर सी बात है राजा को स्टेबिलिटी लानी है अपने शासन में, तो उसकी सेल्फिश का ऐसे इस्तेमाल करो कि उसको कुछ ऐसे एवेन्यूज दो, उसको ऐसे गिफ्ट्स, कुछ ग्रांट्स दो कि उसको लगे कि यार ये राजा बना रहना चाहिए, मेरे तो मज़े आ रहे हैं, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल रहा है, तो ये राजा बना रहना चाहिए, जो ये रूल कहेगा मैं तो उसको भी फॉलो करता रहूँगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि रूल्स फॉलो हों, आपको चाहिए कि वो काम भी करें और आपको टैक्सेस भी दें। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते रहो जिससे उनको लगे कि हाँ उनके इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। वो कावर्ड हैं क्योंकि कायर हैं तो डरेंगे, और डरेंगे तो डर का प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल करना चाहिए। मैकियावेली कह रहे हैं अगर तुम्हें चुनना पड़े प्यार में और डर में, तो मुझे बताइए स्टेट क्राफ्ट के लिए कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल जरूरी है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार बताइए। मैकियावेली का कहना है कि देखो लोग प्यार करते अपनी मर्जी से, डरेंगे तुम्हारी मर्जी से, तो तुम्हारे एक्शंस में क्या होना चाहिए? डर। लेकिन मैकियावेली कहता है डर और प्यार का बैलेंस रखना, क्योंकि अगर ज्यादा डराओगे तो एक लिमिट है, फिर वो रेबेल कर देंगे, हथियार उठा लेंगे तुम्हारे खिलाफ। तो डर और प्यार का एक बैलेंस जरूरी है प्रशासन में। तो मुझे बताइए अब ऐसे इंसाइट्स हमें चाणक्य में भी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं, क्योंकि चाणक्य भी बात करते हैं दंड नीति की,
राजा को कहते हैं कि तुम्हारा राजधर्म है कि जनता खुश रहे, खुश रहे तो ऐसी पॉलिसीज बनाओ। साथ में दंड नीति की बात करते हैं कि देखो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए क्या अपराध माना जाएगा और उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। देयर शुड बी सच काइंड ऑफ जस्टिस सिस्टम। तो यानी कि एक बैलेंस डर और प्यार का जरूरी है। तो वो कहते हैं कि देखो इसको सिन मत मानो, अगर लोग सेल्फिश हैं तो लोग प्राकृतिक रूप से सेल्फिश हैं, राइट, तो गलत मत मानो, बस इस एट्रीब्यूट का, इस प्रकृति का प्रयोग करो, राइट। मेटलिस्टिक नेचर ऑफ मैन, वो कहते हैं कि देखो प्रकृति से व्यक्ति भौतिकवादी है, क्योंकि वो अपने बारे में क्या समझता है, वो अपने बारे में समझता ही है आंखों से, कानों से, प्लेजर्स जो आप अपनी सेंसरी ऑर्गन से ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो जो लोग हैं ना डेली लाइफ में उनका प्राइमरी कंसर्न सुबह उठते ही वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि अब कुछ लग्जरीज मिल जाए, अब कुछ शाम को ये प्लेजर्स अटेन कर लूंगा मैं इस काम को करके। तो जब लोगों की प्रकृति ऐसी है, दे आर ड्रिवन बाय मेटलिस्टिक प्लेजर्स, तो एक्चुअली ऐसे एवेन्यूज खड़े करो कि वो अपना काम, उनका काम जो मेटेरियल वेलबींग है वो पूरी रहे। अब कंपेयर करता हूं चाणक्य से, ये तो मॉडर्न टाइम में उन्होंने कहा, चाणक्य की तो बुक का ही नाम है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है संसाधन, रिसोर्सेज। उन्होंने अर्थशास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिंसिपल्स बता रहा है जिससे कि मेटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल कैन बी इंश्योर्ड। तो चाणक्य तो ये कह रहे थे राजा को कि देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है तुम्हारी मेटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल इंश्योर करना। मैकियावेली तो बाद में कह रहे हैं मेटेरियलिस्टिक नेचर है, इसको ध्यान रखना। चाणक्य कह रहे हैं अगर तुमने देखा तुम्हारे राज में लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, अपनी सुख सुविधाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो कभी तुम सफल राज्य चला ही नहीं सकते। वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, लॉलेसनेस फैल जाएगी तो आपका राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट। तो देखिए अर्थशास्त्र वर्ड से कनेक्ट होता है जो इनसाइट्स हैं इनकी। अब मैकियावेली कहते हैं कि लोगों के प्राइम नेचर को समझो, क्या क्या कर सकते हैं लोग। या तो तुम्हें प्यार कर सकते हैं, तुम्हें हेट कर सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है, डर सकते हैं तुमसे, कंटेम्प्ट कर सकते हैं, डिसरिगार्ड, मतलब वो लोग कि भाई हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता राजा कौन है, राजा है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो कह रहे हैं कि इन्हीं कॉम्बिनेशंस के आधार पर देखो कि तुम्हारी पॉलिसी सक्सेसफुल है कि नहीं। आर्ट ऑफ गवर्नमेंट में लोगों की साइकोलॉजी को समझो। अब वो कुछ कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो प्यार तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, डरते तुम्हारी मर्जी से हैं, तो डर और प्यार का कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान रखना। इतना प्यार मत देना लोगों को कि तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लग जाए, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव डिसरिगार्ड फॉर योर रूल, फॉर योर यू कैन से कमिटमेंट। जो तुम कह रहे हो वो उसको हल्के में लेने लग जाएंगे क्योंकि तुमने प्यार ही इतना कर दिया। तो ध्यान रखना जो गलती करे तो उसका ये हश्र होना चाहिए, यानी कि कोई मौका नहीं देना, खत्म, एंड। क्योंकि दुश्मन को अगर जगह दोगे तो फिर वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो कह रहे हैं कि देखो लव और फियर, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेस्ट होता है राजा के लिए। कॉम्बिनेशन ये बनाकर रखो तभी स्थिरता रहेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे खराब है। वो कह रहे हैं एक तो लोग तुम्हें हेट कर रहे हैं और कुछ है उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे में कभी तुम स्टेबल शासन चला ही नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन देखना और इसके लिए बीच बीच में चेक करते रहना। चाणक्य खुद कहते थे कि राजा को बीच बीच में देखना पड़ेगा जासूसों के थ्रू कि जनता उसके राज के बारे में क्या सोचती है। अगर जनता हेट करती है, डिसरिगार्ड करती है, तो यानी कि राजा को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। लव एंड कंटेम्प्ट, ये भी हालात खराब है, प्यार कर रहे हैं और कुछ लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? लव एंड फियर, इसका एक बैलेंस। अभी तक अगर सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा हो तो मेंशन क्लियर, अगर अल्ट्रा क्लियर समझ में आ रहा हो तो अल्ट्रा क्लियर। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राजा का प्राइम कमिटमेंट होना चाहिए कि तुम्हारे राज्य को नुकसान ना हो। जैसे कि आज के कंटेक्स्ट में अगर आप प्रधानमंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपका प्राइम कंसर्न होना चाहिए कि देश को नुकसान ना हो। अगर देश को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ लोगों का समूह है, कोई बाहर से कुछ अटैक कर रहा है, तो आपको क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, राइट। तो वही बताते हैं कि एक्चुअल में उस समय एक्शन लेते समय तुम्हारे दिमाग में वो कन्वेंशनल एथिक्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल एथिक्स आर नॉट मेड फॉर रूलिंग क्लास, दीज आर मेड फॉर आम आदमी। और वो जरूरी आम आदमी के लिए, क्योंकि कुछ मॉरल्स, कुछ अच्छे बुरे सिद्धांत उनके लाइफ में होने चाहिए, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो इनसिक्योर हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट। लेकिन राजा को राष्ट्र हित में इन एथिक्स को बीच में नहीं लाना, राइट, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग।
एंड जस्टिफाइज मीन्स, वो कह रहे हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई करता है कि आपने तरीके जो इस्तेमाल करे वो सही करे कि नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश विरोधी गतिविधियां, मान लीजिए कुछ आतंकवादी हैं, आपको पता देश के बाहर हैं देश, तो आपको उनको खत्म करना है तो खत्म करिए। मतलब एंड जस्टिफाई मीन्स, क्योंकि अल्टीमेटली देश सुरक्षित रहना चाहिए, लोग सुरक्षित रहने चाहिए, वेलफेयर वेलबींग होना चाहिए, राइट। वो कहते हैं मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करो। मैनिपुलेशन क्या? वो कहते हैं जैसे एक टेक्निक तो है गिफ्ट्स दो, ग्रांट्स दो लोगों को, जिससे कि उनको ये लगे, इन फेवर्स को देकर लगे कि भाई हम तो कृतज्ञ हैं कि भाई आप राजा हैं। भले ही उन्हीं के टैक्स के पैसे से उन्हीं को ये सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन पहले राजा ने नहीं दी थी। अब जब तुम्हारा राजा है तुम दो। तो ऐसे में फील होना चाहिए कि भाई अगर तुम चले गए तो फिर ये जो फ्रीबीज हैं, जो ग्रांट्स हैं, ये कैसे मिलेंगे, राइट। तो ये जरूरी है। अप्लाइड ओवर लॉन्ग पीरियड, तो वो फिर तुम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और डिपेंडेंसी ऑन प्रिंस इज नेसेसिटी, यानी कि निर्भर बनाकर लोग रखो लोगों को अपने ऊपर, क्योंकि जिस दिन लोग अपने, तुम्हारी जरूरत नहीं हुई, जिस दिन लोगों को लगा यार हम तो खुद ही बहुत कुछ हैं, सरकार की जरूरत क्या है, तो उस दिन तुम्हें पूछने कौन वाला है। तो जान पूछकर लोगों को डिपेंड बनाओ, मतलब डिपेंडेंस रखो। ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लोग तभी तुम्हारी मानेंगे, तभी व्यवस्था स्थिर रहेगी, ऐसा वो एडवाइस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें वायलेंस का इस्तेमाल करना हो लोगों पर, तो ध्यान रखो खुद डायरेक्ट वायलेंस ना इस्तेमाल करके अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू कराओ। एक्चुअली प्रिंस बुक में इन्होंने इस बात को समझाया, तो उन्होंने एक वाक्य बताया, एग्जाम्पल दिया एक सिजेरो बोर्गिया का। एक क्षेत्र के राजा, उन्होंने एक दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा। अब जब नई टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा तो वहां के लोगों ने कहा भाई हम तो तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, हम तो तुम्हारे लॉज नहीं मानेंगे। तो सिजेरो बोर्गिया ने क्या करा, अपने एक मर्सनरी फाइटर को, जो बहुत ही र्यूड और मतलब किलर था, तो उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मुझे इन लोगों को सबको लाइन में लाना है। मैंने इस एरिया को एनेक्स कर लिया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्थिरता है, लोग टैक्स दें, लोग अच्छा जीवन जिए। अब जो करना है करो, मुझे यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए, रोज रोज के रिवोल्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इससे इतने रिसोर्सेस खत्म होते हैं। तो वो मर्सनरी था, उसने जाकर बच्चों को वहाँ की जो माएँ थी उनके सामने मार दिया, डर फैलाने के लिए। अब बच्चों को सुरक्षित हर कोई करना चाहता है, तो इस डर से और जो माँ बाप थे, हर किसी के बच्चे, तो उनको लगा कि यार ये तो हमारे बच्चों को भी खत्म कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि टैक्स देना स्टार्ट कर दो, इससे अच्छा है कि स्टेबिलिटी लॉज मानने स्टार्ट कर दो। कई पुरुष और कई महिलाओं को मारना स्टार्ट कर दिया खुलेआम उसने, और कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अब नया रूल आ गया है और आप उसको मानना पड़ेगा, यही सजा है। अब ऐसे में सिजेरो बोर्गिया को पता लगा कि स्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा फैल गया है, और डर अगर ज़्यादा फैल गया तो एक्चुअली लोग अपना बेस्ट काम नहीं कर सकते, वो एटमॉस्फेयर हार्मनी वाला नहीं हो सकता। हार्मनी वाला नहीं हुआ तो लोग अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, अच्छा जीवन नहीं जिएंगे तो फिर ये आप सफल राजा कैसे, कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आएगी, आगे जाकर लोग समूह बना लेंगे। तो ऐसे में फिर सिजेरो बोर्गिया ने एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का, मान लीजिए मेला लगवाया, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाने पीने की सुविधा, राज्य की तरफ से एंटरटेनमेंट की सुविधा। तो लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि लोगों के लाइफ में अपनी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अब वो एंटरटेनमेंट के लिए आए, उनको लगा ये तो राजा को हम बेकार समझ रहे, तो बड़ा अच्छा इंसान है। अब वो जब लोगों के बीच में पहुँचा तो उसने पूछा बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। लोगों ने कहा आपके यहाँ से एक वो आया था व्यक्ति, उसने हमारे बच्चे मार दिए, ये कर दिया, हमें तो मतलब इतना नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा उसने ऐसा किया। तो ऐसे में उस मर्सनरी को सबके सामने लाकर और उसका सिर धड़ से अलग करा दिया। तो ऐसे में उसने एक मैसेज दिया कि देखो जब तुम्हारी परेशानी की बात आई तो इसने ऐसा किया था, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बस जिम्मेदारी दी थी कि व्यवस्था होनी चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था इसने ऐसा कर दिया। अब सबके सामने उसको खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो लोगों को लगा कि यार हमें प्यार भी करता है, प्लस लोगों के मन में डर भी बैठ गया कि यार ये ऐसे भी कर सकता है। तो ये डर और प्यार का एक कॉम्बिनेशन जो है वो सिजेरो बोर्गिया ने इस्तेमाल किया। तो वो सबऑर्डिनेट के थ्रू उसने जो काम कराया था उसकी वजह से वहां पर व्यवस्था आ पाई। अगर वो यही काम खुद करता लोगों के बीच में जाके कि हम ही खड़े हैं और हम ही मार रहे हैं, तो फिर वो व्यवस्था ना आती, वो लोग कभी आपसे जुड़ ही ना पाते। तो दिस स्ट्रेटजी वाज यूज्ड, मैकियावेली इसका सजेशन दे रहे थे। क्वालिटीज ऑफ द प्रिंस, तो वो कह रहे हैं कि देखो जब तुम्हें जरूरत पड़े बीस्ट बनने की तो बीस्ट बन जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें बैलेंस करना है तो बैलेंस बन जाओ। तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो उसमें करेज और कनिंगनेस दोनों का इस्तेमाल करो। रिलीजन और मोरालिटी, अब राजा को धार्मिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि भाई मैकियावेली का कंसर्न ये था कि देखो धर्म जो है ना वो सरकार के कामों में इंटरवीन करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि लोग ज्यादा करीब किसके हैं,
डेली एक्टिविटीज में लोग ज्यादा एंगेज किससे करते हैं, कनेक्ट किससे करते हैं, धर्म से या फिर देश के कानून से? आप बताइए, आपको खुद पता लग जाएगा कारण क्यों मैकियावेली ऐसा सोच रहे थे और क्यों चाणक्य भी ऐसा सोच रहे थे। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर, हम मानते हैं धर्म कारण पैदा होने से लेकर शादी मरना हर जगह आपके कितने सारे रिचुअल्स अलग अलग धर्मों के होते हैं। डेली लाइफ में आज ये त्योहार कल वो त्योहार, तो आप अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को जो कनेक्ट करते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं मरूंगा क्यों, मरने के बाद क्या होगा, ये सारे जो आइडियाज हैं अबाउट लाइफ इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन और बाय धर्म। धर्म ने आपको प्रोवाइड किया है। तो ऐसे में आपका जो व्यू है अपने बारे में, लाइफ के बारे में, वो धर्म से बना हुआ है, तो आप धर्म के ज्यादा करीब हैं, राइट। तो ऐसे में उन्होंने कहा भाई धर्म बहुत ही पावरफुल चीज है, इसको रखना प्राइवेट स्फेयर में है, इसको गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करने देना, क्योंकि फिर अगर हम धार्मिक जो ये चालक हैं इनकी बात नहीं मानते तो लोगों को भड़का देते हैं, फिर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो धर्म को प्राइवेट स्फेयर में कर दो, लीगली कह दो कि धर्म पब्लिक स्फेयर में नहीं रहेगा। लेकिन वो सजेशन दे रहे हैं राजा भले ही धार्मिक ना हो लेकिन दिखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अब देखना करंट पॉलिटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। चुनाव से पहले क्या होता है, आप देखते हैं जगह जगह फोटोज, कितने सारे जो नेता हैं हमारे, उनके अंदर धार्मिक भावना उमड़ उमड़ के आने लगती है। कोई शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जगह जगह वो मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारे में जाने लगते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, बाकायदा रिपोर्टर्स को पैसे दिए जाते हैं कि भाई आज ये नेताजी वहां जा रहे हैं, उस गुरुद्वारे में आ जाना, क्योंकि फोटोज खींचने, और फिर उनको पार्टी दी जाती है, जर्नलिस्ट को पैसा दिया जाता है, फ्लोट किया जाता है कि चलो फोटो अच्छी छप गई ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर इज कनेक्टेड टू परसेप्शन। मैकियावेली ये बात कह रहे थे, परसेप्शन बना रहना चाहिए कि तुम धार्मिक व्यक्ति हो। कारण, क्योंकि व्यक्ति डरता है ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने से जो धार्मिक नहीं है। अगर अब तुम कह दोगे यू आर गॉड फियरिंग, तो कहेगा यार गॉड फियरिंग तो है, बंदा गलत नहीं करेगा। आप में से कई लोग अगर ध्यान दिया हो आपने, जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स होते हैं न्यूज़पेपर के, वो कॉलम्स जहाँ एडवर्टीजमेंट आता है कि ब्राइड चाहिए, ग्रूम चाहिए, डिटेल होती है ब्राइड ग्रूम की, तो कभी आपने ध्यान दिया हो वहां पर भी लिखा था गॉड फियरिंग बॉय। अब ये कौन सी क्वालिटी है इस बॉय की? पैकेज वगैरह तो लिखा रहेगा, हाइट वगैरह, गॉड फियरिंग, गर्ल के लिए भी गॉड फियरिंग। तो आदमी सोचता है गॉड फियरिंग है ना, तो यानी कि कंट्रोल तो हो सकता है इस पे, क्योंकि धर्म के नाम पर तो हो सकता है, इतना तो पता है भाई अधर्म ही नहीं है, तो धर्म में जो बात कही गई है गलत है, एटलीस्ट वो तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगी। तो धर्म इज एक्चुअली अ वेरी गुड टूल टू एक्चुअली ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। तो इस बात को समझा था मैकियावेली ने। तो मैकियावेली तभी कह रहे थे धार्मिक हो या ना हो दिखने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में विश्वास आएगा कि हाँ तुम ऐसे व्यक्ति हो जो ट्रस्ट किया जा सकता है, राइट। उनका कहना है कि आपको ध्यान देना कि वर्चू होना चाहिए। अब वर्चू ये इटालियन वर्ड है, इन्होंने कहा स्किल भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए। यानी राज वही व्यक्ति करेगा जिसमें क्षमता होगी राज करने की और इच्छा होगी राज करने की। तो चाणक्य ने भी देखा था ना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को टेस्ट किया था कि भाई इच्छा है तुम में, दृढ़ इच्छा शक्ति है क्या तुम में, वो एबिलिटी है कि तुम सीख सकते हो चीजों को। तो दोनों चीजों को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रूफ किया, तभी उनको चूज किया गया। और भी ऑप्शंस थे उनके सामने। अब बात आती है लक की। आप में से कितने लोग मानते हैं कि यार भाग्य कुछ होता है? आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है मैकियावेली भाग्य में विश्वास करते होंगे कि नहीं? शायद आप में से कुछ लोग कहें तो ऐसा लग रहा है व्यक्ति भाग्य में तो विश्वास नहीं करेगा, फॉर्चून इसमें तो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं बता दूं, इनकी परिभाषा ये थी कि देखो कुछ ना कुछ भाग्य जैसा होता तो है। इन्होंने कहा कि भले ही तुम कितने अच्छे इंसान हो, एग्जाम्पल ये देते हैं अपनी बुक में कि कंसिडर योरसेल्फ इज वेरी डिलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑनेस्ट फार्मर, और आप बहुत ही मेहनत से खेती करते हो, बहुत ही ऑनेस्ट, मेहनती, दिन रात आपने करी हुई है। लेकिन एक बरसात आएगी गलत समय पर, तूफान आंधी आएगी और तुम्हारी सारी हार्वेस्ट ले जाएगी। तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्या था? इट वॉज लक, फॉर्चून, राइट। वो ये भी कहते हैं मान लीजिए तुम बहुत ही पारंगत सेलर हो, बहुत ही ऑनेस्ट, डिलीजेंट हो, धार्मिक हो, लेकिन किसी समय तुम गलत तूफान में फंस गए तो बचोगे नहीं, संभावनाएं कम है, राइट। तो ऐसे में कुछ ऐसा फैक्टर तो होता है जो हमारे एक्शंस के बियॉन्ड वर्क करता है। लेकिन ये भी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे अपनी बुक में एग्जाम्पल देते हैं कि एक सफल राजा को ध्यान देना चाहिए कि उसके राज्य में अगर हर साल बाढ़ आती है, कितने सारे लोग परेशान होते हैं, नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, तो भाई जिस नदी से बाढ़ आती है उस पर पहले से, मौसम से पहले ही अगर आप एम्बैंकमेंट बना दें
तो ऐसे में बाढ़ आने की जो आशंका है उसको कम तो कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर खेती की बात है तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ, अब खेती में भी देयर आर पैरामीटर्स। आज हम देखते हैं वी हैव डेवलप्ड वेरियस वेज ना, जिसके थ्रू हम जो इंसिडेंट्स हैं उनको कम तो कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहते हैं कि भाग्य तो है, लेकिन भाग्य के ऊपर तुम मजबूर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एफर्ट्स हैं और वो एफर्ट्स ही तुमको करने चाहिए। अब ये लाइन मुझे इनकी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस लाइन को पढ़ना ज़रूर, एक एक शब्द। कई चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी, कई वर्ड यार ये ऊपर से जा रही है, कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा। और अपनी पर्सनल लाइफ में इसको रिलेट करना। अगर ये लाइन आपने गहराई से अपने जीवन में आत्मसात कर ली, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है समझना। समझने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। ऑब्जेक्टिव है कि आप महसूस कर लें, आप एक्सपीरियंस कर लें इस बात को। अब लाइन देखिए, लाइफ डज नॉट रन इन कंफर्टेबल ग्रुप्स। कितने लोग इस बात को मानते हैं? भाई जिंदगी जो है वो कोई कंफर्टेबल ग्रुप्स में नहीं चलती। किसी के पास पैसा है नहीं है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। पता नहीं कल क्या हो जाए, हम किसी भी स्थिति में हैं, राइट। ये लाइफ का एक फैक्ट है। मैकियावेली कह रहे हैं इट इज अनप्रेडिक्टेबल। अभी आपको बताया अनप्रेडिक्टेबल, कल का कुछ नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन, राइट। वी इनहेबिट अ मॉरली इनकोहेरेंट वर्ल्ड। मॉरली इनकोहेरेंट वर्ल्ड का मतलब यह है, अगर आप अच्छे इंसान हो तो यह एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया में आपके साथ सब अच्छा ही होगा। मैकियावेली कह रहे हैं तुम दुनिया का फैक्ट समझो ना, दुनिया सिद्धांत ऐसा ही है जिंदगी का। और ये केवल समाज के बारे में नहीं है, ये हमारी जिंदगी के बारे में। वी लिव इन अ मॉरली इनकोहेरेंट वर्ल्ड। अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये एक फैक्ट है। ये तुम्हें बताया जाता है कि तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि जिससे तुम अच्छे बने रहो। और सभी लोग इस बात को सोच के अच्छे बने रहेंगे, तभी तो समाज अच्छा होगा। लेकिन मैकियावेली कह रहे हकीकत ये है कि बेटा तुम जो है ना मोरली इनकोहेरेंट वर्ल्ड में रहते हो, तो अपेक्षाएं छोड़ दो, राइट। अच्छे काम करते रहो लेकिन अपेक्षाएं छोड़ दो। दुख तुम्हें अपेक्षाओं से होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तो अच्छा था, मैं तो अच्छी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे होगा, जिंदगी ऐसी है। अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज लाइक आप एक आम के पेड़ के सामने खड़े हो, कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, कृपा करके आज यहां पर सेबों की बरसात कर दो, मीन्स एप्पल शुड शावर ओवर मी। ये इस तरीके से है। तो फॉल्ट जिंदगी में नहीं है, फॉल्ट तुम में है। मैकियावेली ये बता रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है अगर इसको एक्सपीरियंस कर लिया तो। नाउ ये कह रहे हैं इन विच देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन व्हाट वन डिजर्व्स एंड व्हाट वन गेट्स। आप डिजर्व जो करते हो वही आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। इस फैक्ट को समझ लो, और जब इस फैक्ट को समझ लोगे उसके बाद जो तुम एक्शन लोगे ना, तब तुम्हारे एक्शन में पावर होगी। क्योंकि तुम इसमें उलझे रहते हो, मोरली कोहेरेंट वर्ल्ड एक्सपेक्ट करते हो, तो तुम जरा सा सेटबैक आता है तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तुम्हें लगता है तो गलत हो गया, तुम्हारे कितने दिन खराब हो जाते हैं, समय खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो एक्चुअली यू आर नॉट लिविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप जी थोड़ी ना रहे हो, आप तो गुलामी कर रहे हो। गुलामी किसकी? अपने ही एक विचार की। वो एक विचार है कि ऐसा होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? तुमने बोला है ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता। कुछ मूवीज में आपने देख लिया, कुछ दोस्तों ने बता दिया तेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तू तो यार डिजर्व बहुत करता। अरे भाई ऐसा नहीं होता, जिंदगी ऐसी नहीं है। तो एक्चुअली तुम्हें कंसेप्ट ही गलत पढ़ाए गए हैं समाज में। तुम्हारे आसपास घर वालों ने आसपास जो भी बातें की, तुम्हारे उसके आधार पर यू हैव कंस्ट्रक्टेड योर वर्ल्ड एंड देयर लाइज द वीकनेस। और इसी चीज को ना तो कोई एजुकेशन सिस्टम ठीक कर रहा, ना हमारे समाज में लोग ठीक कर रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं कमजोरी में, राइट। तो आई होप इस बात को आप मानेंगे कि हाँ ये बात है। और मैं कहता हूं मेरी बात को मानो मत, सोचो समझो, अनुभव करो और फिर रिफ्लेक्ट करते रहो। वो कहते हैं कि देखो फॉर्चून पर, अब मैं इस वाले पॉइंट पर मैकियावेली का क्रिटिसिज्म भी करता हूं। कारण क्या है? हालांकि वो आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो फॉर्चून जो है, जो लक है, वो अनएक्सपेक्टेड वे में काम करता है, कई बार तुम्हारे खिलाफ भी होगा। मैकियावेली कह रहे हैं उस समय तुम्हें ऐसे काम करना होगा जैसे कि यू हैव द पावर टू बीट द फॉर्चूना। तो फॉर्चूना वर्ड इन्होंने क्यों यूज किया? एक्चुअली फॉर्चूना वाज ग्रीक गॉडेस ऑफ लक। तो यहां पर क्योंकि मैकियावेली जिस समय में रह रहे थे, उस समय में महिलाओं को दबाया जाता था,
ये माना जाता था कि विमेन आर नॉट इंटेलेक्चुअल इनफ और विमेन को टेम करना पड़ेगा। तो ऐसे मैकियावेली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैकियावेली कह रहे थे, ही गोज ऑन टू से अ मैन शुड कोप विद जस्ट, मतलब जो फॉर्चूना है, जो लक है आपके खिलाफ दुनिया में जो चल रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं, ही वुड विद एनी विलफुल एंड हेड स्ट्रॉन्ग विमेन। अगर कोई अपनी इच्छा शक्ति रखने वाली अपनी हेड स्ट्रॉन्ग विमेन है जो तुम्हारे खिलाफ होती है और मतलब आपके घर में है, मतलब शी वाज एक्चुअली रेफरिंग टू वाइफ, तो उसको कोप करने के लिए तुम, क्योंकि उसे सबमिशन में लाने के लिए यू बीट, तो ऐसा ही तुम्हें जिंदगी में लक के साथ करना पड़ेगा। अब इस वाले एग्जाम्पल की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ी, स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में, कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमें ये भी देखना होगा कि मैकियावेली वाज एक्चुअली लिविंग इन अ टाइम वेयर एक्चुअली विमेन वर ट्रीटेड लाइक दिस। अभी भी कई जगह पर ऐसा है, लेकिन अब महिलाएं मजबूत हो रही हैं, इस पर आवाज उठ रही है। तो इसी वजह से फेमिनिस्ट एक्चुअली क्रिटिसाइज मैकियावेली ऑन दिस पॉइंट, राइट। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा हो तो मेंशन यस 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 यस, क्लियर है। अच्छा, ही मस्ट एक्चुअली, उन्होंने कहा कि मर्सी भी करनी चाहिए जब जरूरी हो, और मर्सीलेस भी होना चाहिए जब वो जरूरी हो। लेकिन जरूरी किसके लिए? अपने पर्सनल के लिए नहीं, क्योंकि एडवाइस प्रिंस को दे रहे हैं, देश के लिए। यूज ऑफ फोर्स पर उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन अगर पता है कुछ लोग तुम्हारे विरोध में, तो फिर अल्टीमेट हो, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पावर आना चाहिए, यानी। और उस पर वो एडवाइस देते हैं, ध्यान रखना, मैकियावेली कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जो पिता की मृत्यु है एक्चुअली उसको भूल सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति को अगर तुमने छीना गलत तरीके से, वो व्यक्ति उसको नहीं भूलेगा। तो मैकियावेली ये कहते हैं कि वहां पर तुम्हें जुडिशियस यूज ऑफ पावर आना चाहिए। फोर्स मस्ट बी यूज एज द लास्ट ऑप्शन। सबसे पहले प्यार, मैनिपुलेशन, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, दूसरा व्यक्ति, इन तरीकों का इस्तेमाल करो। फोर्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे इस्तेमाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आर्मी पे बात की उन्होंने, तो जैसे पहले क्या होता था, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1430s की, तो कई बार कोई राज्य जब लड़ने जाता था, वो अपनी आर्मी नहीं होती थी उनके पास, वो मर्सनरीज का इस्तेमाल करते थे, यानी कि पैसा देके फाइटर्स को लाते थे। जैसे कि आपने सुना होगा नाम पिंडारी, सुना आपने? कितने लोगों ने सुना है पिंडारी? तो पिंडारी क्या होते थे? फाइटर्स होते थे, ट्राइबल्स की आपने पैसा दिया और दे आर गोइंग टू फाइट विद दिस राजा। तो ऐसे यूरोप में होता था। तो मैकियावेली की इनसाइट बड़ी अच्छी है। मैकियावेली कहते थे मर्सनरीज शुड नॉट बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, क्योंकि ये पैसा लेकर सुरक्षा करेंगे। तुम्हें अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, अपनी देश के लोगों की, क्योंकि देश के लोगों की आर्मी बनेगी ना, जो स्टैंडिंग आर्मी होगी, हमेशा रहेगी, तो एक्चुअली उनका कनेक्शन होगा, फीलिंग होगी, राइट। मर्सनरीज आज दूसरे ने ज्यादा पैसा दे दिया, वो तुम्हारी सुरक्षा छोड़ के दूसरे के साथ मिल जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ ही एक्शन ले लेंगे। तो ये मॉडर्न टाइम में फिर हमने देखा कि डेडिकेटेड आर्मीज बनने लग गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें पॉपुलर होना चाहिए लोगों के बीच में, तो जो भी चीज लोगों को अच्छी लगती है वो करो। अगर लोगों को लग रहा है, आजकल जनरेशन को लग रहा है सेल्फी सेल्फी, तो सेल्फी लो उनके साथ कि आई एम मेकिंग दिस ट्रेंड सेल्फी। पता है कि लोग एंगेज हैं कि फोटो शादी में भी इसलिए जा रहे हैं कि भाई वहां से एक फोटो बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो डीपी पे लगा लेंगे। तो डीपी बहुत लोगों के दिमाग में, तो बीइंग अ रूलर यूज द वर्ड डीपी, कि अपने डीपी पर तिरंगा लगाओ, तो लोगों को लगेगा यार ये बंदा हमें समझता है, हम भी डीपी कर रहे हैं, हम भी सेल्फी कर रहे हैं, ये समझता है, राइट। तो ट्रेंड को समझो, तो ट्रेंड को समझोगे, वैसी बातें करोगे, तो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बनेगी, तभी जो है तुम अच्छे से शासन कर पाओगे। साथ में ध्यान रखो, जो डिफरेंट एरियाज हैं, लिटरेचर, आर्ट, एग्रीकल्चर, जितने डाइवर्स एरियाज हैं, उनमें अपना रुझान दिखाओ या उनका पैट्रन बनो। भले ही तुम्हें पेंटिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन एग्जीबिशंस लगवाओ, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर को पैसा दो, कहो आर्ट एग्जीबिशंस लगाओ, जो आर्टिस्ट हैं उनको नर्चर करो, स्कॉलरशिप्स दो, एग्जीबिशन में जाओ तो 15 मिनट बस खड़े रहो, देखते रहो, जिससे मीडिया को भी लगे यार बहुत गहरा व्यक्ति है, मतलब ये कुछ ऐसा गहरा देख पा रहा है इसमें जो हम नहीं देख पा रहे, आम आदमी नहीं देख पा रहे। तो यू पीपल शुड एक्चुअली परसीव यू लाइक यू अप्रिशिएट दीज थिंग्स। तो जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो कहेगा ये व्यक्ति है, इसको रूलर बनना चाहिए, क्योंकि ये वो समझता है जो कितने लोग नहीं समझते हमारी आर्ट में क्या है। अप्रिशिएट करो म्यूजिक को, अप्रिशिएट करो मूवीज को, स्टार्स वगैरह को बुलाओ अपने घर, अप्रिशिएट करो कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में, उनको भी लगे कि अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चलो अब म्यूजिक में, मूवीज में, उस समय थिएटर में हम वाहवाही करेंगे सरकार की। तो ये जरूरी है, दीज आर द टैक्टिक्स व्हिच नीड टू बी एक्चुअली यूज्ड। तो ये मैकियावेली कह रहे थे, और ये करेक्ट करती हैं चाणक्य से भी, क्योंकि जरूरी है ये। फॉरेन पॉलिसी, वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में एक ध्यान रखना बात
कि हमेशा जो आपके पास की टेरिटोरियल पावर होगी वो ज्यादा लैंड को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू देश का कहां से होता था? एग्रीकल्चर से होता था। तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, राइट? तो इस समय आपको ध्यान देना होगा किससे आपको अलायंस बनानी है और किस पर आपको अटैक करना है। चाणक्य भी ये कहते थे और मैकियावेली का भी ये मानना था कि देखो, हर समय देश जो है स्टेट ऑफ वॉर में रहते हैं, या तो वो युद्ध पर हैं या युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप युद्ध के लिए तैयारी नहीं करोगे तो दूसरा अपने आप को मजबूत करेगा और दूसरा आप पर अटैक करेगा। ये फैक्ट है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर है और दूसरे से इनसिक्योर है तो जाहिर सी बात है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो एक ऐसी परिकल्पना बता रहे थे, द वे वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्क, ही वाज सेइंग, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल पर कोई गवर्नमेंट नहीं है ना। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई सरकार होती तो रूल बनाती कि भाई युद्ध नहीं करना, ये करना है, वो करना है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके प्रति तुम जवाब दो। अगर तुम युद्ध करो तो तुम पर ऐसे एक्शंस होंगे कि तुम युद्ध नहीं करोगे। ऐसी अथॉरिटी सक्सेसफुली है नहीं और आज भी नहीं है। यूएन ने ट्राई किया बट वी सी सो मेनी टाइम्स यूएन बिकम्स फेलियर, जैसे अभी यूक्रेन में हम देख रहे हैं, है कि नहीं? तो वो यही कह रहे हैं, तो यू हैव टू इंक्रीज योर पावर, दिस इज द ओनली वे। अगर तुमने इंक्रीज नहीं करी अपनी पावर अपने देश की तो यू विल पेरिश, खत्म हो जाओगे तुम। तो वो कह रहे हैं यू शुड एक्सपेंड, हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। चाणक्य ने भी यही कहा था, अपने देश को एक्सपेंड करो, अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करो। अगर तुम्हारा इन्फ्लुएंस एक्सपेंड नहीं हो रहा तो दूसरे का इन्फ्लुएंस तुम पर होगा ही होगा। दैट्स अ फैक्ट, ये बात की गहराई है। काउंसिल रखो वाइज मैन की, समझदार लोगों को अपने आसपास रखो और ध्यान रखो ये जो समझदार लोग हैं ये तुम्हारे चापलूस नहीं होने चाहिए। बॉडी तुम्हारी है, ये बाइसेप्स, ये बताने क्या बाइसेप्स है तुम्हारी, तो मतलब ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि तुम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो लेकिन तुमने आसपास ऐसे लोग रखे हुए हैं कि वाह क्या कर दिया तुमने, मतलब यस मैन रखे हुए हैं। तो ऐसे में तो तुम्हारा देश कमजोर होगा। वाइज मैन इस वजह से रखे जाते हैं जब जो बात जरूरी है तो उस पर वो तुम्हारा विरोध करें। अगर जो बातें तुम सोचते हो वही ये हाँ हाँ कर रहे हैं, उसी में हाँ हाँ कर रहे हैं, तो फिर इनका फायदा क्या है? इनको भगाओ यहां से। वाइज मैन इसलिए रखे जाते हैं जहां तुम नहीं सोच पा रहे वहां पर ये लोग सोच पाए, राइट? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक गुड पॉलिसीज। तो आई थिंक आपको कनेक्ट हो गया होगा, राइट? तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो कूट कूट के भरा हुआ था मैकियावेली में, और ऐसा ही हम कुछ कनेक्शन देखते हैं चाणक्य में। अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है इंपॉर्टेंट। आज हम सैटरडे पर हैं और जो हमारी गाड़ी है ऑफ जीएस फाउंडेशन कोर्स बैच 4 वो निकलने वाली है। मींस ट्रेन ऑफ जीएस फाउंडेशन बैच 4 इज स्टार्टिंग ऑन मंडे। सोमवार से स्टार्ट हो रहा है बैच 4। तो दोज हु आर प्लानिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्लान कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप study-iq.com पर जाएंगे तो आपको यहां पर कोर्सेज शो हो जाएंगे। तो उसमें बैच 4 स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से 8 बजे से। बैच की शुरुआत में इंडियन पॉलिटी से हो रही है और आई एम गोइंग टू टीच इंडियन पॉलिटी। तो अभी आप जा सकते हैं, एक ऑफर चल रहा है। आप 2459 यहाँ पर 24,500 आपको शो हो रहा है, लेकिन आप जो है यहाँ पर त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू 18,999 में हो जाएगा और कंप्लीट कोर्स है। मतलब जो बेसिक दिक्कतें होती है ना, पढ़ाते बहुत लोग हैं, यू विल गेट कि हाँ ये क्लासेस हैं, ये चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया। यूपीएससी इज नॉट अबाउट एक्चुअली कंप्लीटिंग सिलेबस, जस्ट कंप्लीटिंग सिलेबस। यू हैव टू कंट्रोल सिलेबस बट इन अ वे कि आप अप्रोच समझ सकें। और आप अप्रोच को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, इस वजह से मेंटरशिप प्रोग्राम रखा गया है जहां पर आप 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है प्लस ग्रुप मेंटरशिप मिलती है। ग्रुप मेंटरशिप में ज्ञानवानी सेशंस होते हैं जिसमें कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जैसे मिस्टर अनिल स्वरूप कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मोदी जी के एडवाइजर थे। आयुष्मान भारत योजना आपने सुनी होगी, तो उसमें भी उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ऐसे लोग आपके साथ आते हैं, यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। टॉपर्स आते हैं, बताते हैं कि देखो जो प्रॉब्लम्स तुम फेस करो हम भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जिससे कि आप बीच में अपनी तैयारी को ना छोड़ें। जहाँ पर आपको लगे आप डाउन हो रहे हैं, प्रिपरेशन डाउन हो रही है, तो आप अपनी मेंटोर से कनेक्ट करें। मेंटोर्स 24/7 अवेलेबल है, यानी कि आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये नहीं कि 2 बजे कॉल कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैसेज आप कर रहे हैं तो दिन में आप कॉल कर लेंगे उनको। तो अगर कई बार जैसे प्रॉब्लम क्या आती थी, क्योंकि अप्रोच करंट ओरिएंटेड है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो डाउट आया कोई, ठीक है, रैंडम कोई डाउट आया, और डाउट आनी चाहिए तभी पता लगेगा कि आप सोच रहे हो एटलीस्ट, ऐसा नहीं केवल टीचर की सुन रहे हो। तो आप फैकल्टी से ही पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में, जैसे आप ऑफलाइन में पूछते हैं ना, ऐसे ही जैसे ऑडियो वीडियो के थ्रू कनेक्ट, डाउट आया आपकी आवाज़ मुझे आ रही है तो सेशन के अंदर ही। अब बात ये है, सेशन में हम स्लॉट रख देते हैं कि भाई अब डाउट हम ले रहे हैं तो आप आवाज़ आपकी आती है, वीडियो में भी आप ओपन होकर ऐसे बातचीत करते हैं।
लेकिन कई बार होता है कि आपके पास डाउट आया मान लीजिए रात को 10 बजे, अब क्लास तो सुबह चल रही है, अब क्या करें? अब टीचर के लिए वेट करें, फिर पढ़ें कि फिर वो उसी डाउट पर अटके रहे, तो तुरंत आप उसको व्हाट्सएप कर दो या मैसेज कर दो अपने मेंटोर को। आप उसको सर्च करोगे तो हो सकता है 1-1.5 घंटा लग जाए आपको। अब 1 घंटा एक डाउट में लग गया आपको, क्योंकि आपकी अभी शुरुआत है, राइट, या फिर बीच में आप तैयारी के। तो इससे बेटर है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसको मैसेज करो, वो आपको एग्जैक्ट वॉइस नोट में या कॉल में आपके साथ कनेक्ट करेगा मैसेज में, और आपको वो डाउट रिजॉल्व कर देगा। तो आपको लगता है कि इससे कितना सारा समय बच जाएगा, मतलब एक डाउट में 1 घंटा चला जाता है कई बार। तो सोचिए 30 दिन में 30 घंटे बच गए आपके, तो सोचिए 10 महीने का कोर्स है, कंप्लीट कवरेज है, कितना टाइम बच जाएगा। और इतना टाइम और एफर्ट बच गया तो सोचिए आप इस रेस में कितने आगे होंगे। जनरली फाउंडेशन कोर्स में ना सिर्फ बताया जाता है कि देखो ये सिलेबस है, ये पढ़ा दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पर काम होता है। लेकिन एग्जाम अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ना होगा। एग्जाम तो आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी, समय समय पर कहाँ स्टैंड कर रहे हो, पढ़ तो लिया, अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो कई बार ना ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन बीच में उसको सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम के लिए है कि नहीं। तो इसी वजह से वीकेंड पर एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, आपके आंसर राइटिंग सेशन क्लास में ही होते हैं, जिससे कि आप डेवलप हो पाए। जैसे आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है प्रीलिम्स की, जरूरत नहीं। 15-16,000 कई कोचिंग्स में 25,000 की केवल टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में इंक्लूडेड है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाएंगे। क्यों? कारण क्या है कि प्रीलिम्स से पहले क्रैश कोर्स भी होगा, जिससे कि एक्सप्रेस रिवीजन होगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स है करंट की वो भी इसमें कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी इसी में इंक्लूड है। तो इट इज़ लाइक जो हमें लगता था कि अमूमन प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को और वो नहीं रिजॉल्व हो पाती, कई बार फीस इतनी ज़्यादा होती है, अब 1,80,000 तक फीस होती है। अब जो बच्चा वो कैसे देगा, मतलब एक कई सारे बच्चे इस वजह से यूपीएससी के नहीं सोचते थे क्योंकि फीस ज़्यादा होती थी। इस वजह से सोचते थे चलो यार वन डे का एग्जाम कर लेते हैं, ये हम तैयारी नहीं करते, जब लाइफ में कुछ सेटल हो जाएंगे तब तैयारी करेंगे। ये एक प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैंने तो अपने आसपास देखी है। तो अब वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम आप लाइव क्लास कर सकते हैं एट दिस फीस। इट इज़ बीइंग पॉसिबल ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ स्टडी IQ, कि उन्होंने कहा कि हम डिसरप्शन लाएंगे और चेंज कर देंगे द वे कोचिंग इंडस्ट्री इज़ वर्किंग। और हमारा फोकस ये है कि हमें रिजल्ट लाने हैं। जब हम इनलाइन रिजल्ट लाएंगे नेक्स्ट ईयर, हर साल आते हैं कुछ कुछ, लेकिन लाइव क्लासेस से रिजल्ट लाने का अलग मज़ा है। तो ऐसे में दैट इज़ गोइंग टू बी आवर अचीवमेंट। तो हमें जो जो प्रॉब्लम्स लगी कि हाँ करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को, कितना सब कुछ पढ़ें, तो स्ट्रक्चर्ड करंट अफेयर्स क्लासेस मिल रही हैं आपको डेली। कैप प्रोग्राम उसको हम कह रहे हैं। डाउट सेशन, क्लास पढ़ें या फिर नोट से लिखते रहें। कितनी सारी कोचिंग्स में बस डिक्टेशन होती है, कुछ कुछ बीच में समझाया जाता है, आधे टाइम तो बच्चा इसमें होता है कि यार मेरे नोट्स छूट गए, जरा तुम अपने नोट्स दिखा देना। मैंने तो अपने साथ ये चैलेंजेस देखे थे अपने टाइम पर। लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो तो हैंड रिटन नोट्स, ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, कि आप लिखने के चक्कर में मत रहो। आप केवल वहाँ पर कीवर्ड वगैरह लिखते रहो, जिससे पता रहे कि टीचर क्या लिख रहा है, किस पर बात चल रही है। और हैंड रिटन नोट्स तो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिल ही रहे हैं, है कि नहीं? तो आई थिंक 22 अगस्त 8 बजे सुबह इसलिए रखा है कि सुबह सुबह आप उठ नहीं पाते, तो एटलीस्ट इस बहाने से एक रूटीन बन जाएगा। सुबह ही क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ पूरा दिन पढ़ा है और अभी जो है मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री क्लास कर ली है और मैं अपने गोल में एक कदम आगे आ गया हूँ। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, मतलब डे वाइज स्केड्यूल की ये टॉपिक होगा वो भी आपको मिल जाता है, नोट्स आपको पहले ही मिल जाते हैं, पता रहता है कि आज ये होने वाला है। तो पूरी जर्नी आपको पता है 10 महीने की, इस तरीके से हमारा सिलेबस कवर होगा। तो 8 बजे स्टार्ट हो रही है क्लासेस इंडियन पॉलिटी से। मैं आपको मिलूंगा वहाँ पर। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स हमें क्या क्या करना है वो सब कुछ आपको पता लगेगा। उसके बाद मैं शुरुआत करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, बेसिक आइडियाज़। मेरा ये मानना है कि पॉलिटी में अब जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो केवल लक्ष्मीकांत से नहीं हो सकते। आपने अगर देखा हो प्रीलिम्स में भी तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रोविजंस जो आपको लक्ष्मीकांत दे देती है, लेकिन प्रिंसिपल्स कहाँ से लाएं? पूछ रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताओ, फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बताओ। ये बात तो लक्ष्मीकांत में नहीं होती इस तरीके से। तो इस वजह से, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें पॉलिटी पेपर आपका ओवरलैप की तरह होता है, यानी कि इसमें आप पॉलिटी भी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हो, थिंकर्स पढ़ते हो। जो आज हमने कवर किया ना मैकियावेली, ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल आपको लेना होता है। मेंस में 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। जीएस में एवरेज मार्क्स मेरिट लिस्ट में जो टॉप पर है और जो लास्ट पर है
वेरिएंस कम होता है। ऑप्शनल ऐसे आपको मेरिट लिस्ट में लाएंगे, आप किस सर्विस में जाएंगे, आईएएस, आईपीएस, आरएस, वो ऑप्शनल और ऐसे से डिसाइड होता है। ये बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी से आप रेस में आओगे आगे। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचते हो ऑप्शनल से। तो अगर किसी का रुझान पॉलिटिकल साइंस में, जैसे आज हमने डिस्कस किया, वो पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर थे, चाणक्य हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, मैकियावेली पढ़ते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त को। अभी मैंने इंट्रोडक्शन कराया है इसमें, राइट। तो अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं थिंकर को, प्लेटो को। तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो मात्र 12,499 में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर फीस 18,000 शो हो रही होगी, राइट। तो जर्नी को शुरुआत करते हैं साथ में। अब हाँ, आज जो हमने डिस्कशन किया, अगर आप चाहते हैं ऐसे डिस्कशंस होते रहें जिससे आपका दिमाग खुले कि किस तरीके से दुनिया चलती है एक्चुअली, राइट, और किस तरीके से एक्चुअली वी कैन इवॉल्व आवरसेल्फ, तो ये एक डिस्कशन का टॉपिक है, राइट। तो आपको क्या क्या समझ में आया, जो हाइलाइट्स थी लेक्चर की, राइट, या आपके क्या व्यूज़ है, कैसा आपको लगा, तो प्लीज़ कमेंट में रखिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को। आई थिंक दीज व्यूज शुड एक्सपेंड, उन्हें पता लगे कैसे चलती है पॉलिटिक्स, कहाँ से आते हैं व्यूज़। जो टॉप एक्चुअली कमेंट्स होंगे, सभी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी के अच्छे कमेंट्स होंगे, लेकिन जो कमेंट्स ऐसे कि औरों को दिखना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत अच्छी बात कही है, तो उसको पिन करा दिया जाएगा कमेंट्स में, क्योंकि वीडियो हमेशा रहेगी यूट्यूब पर, शेयर होती रहेगी, व्यूज़ आते रहेंगे, तो आपका नाम भी वहाँ पर रहेगा कि आप इस सेशन में लाइव मौजूद थे जब ये सेशन हो रहा था। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर डिस्कशन करने में। ये अभी हमने एक पार्ट किया है, आप चाहेंगे कि आगे भी ऐसे सेशंस हो इसी पर, जैसे मैकियावेली पर डिस्कशन किया, आगे हम चाणक्य पर और डिटेल में जाएं, मैकियावेली को कंपेयर करें और थिंकर्स को लाएं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम बिल्कुल लेकर आएंगे। ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।